हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जीडीए में आपका स्वागत है। तो आज हम नए चैप्टर के साथ शुरुआत करते हैं जिसका नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, एनएलएम शॉर्ट में बोल देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें अपन पढ़ते हैं कि सबसे पहले इसमें अरस्तु, एक साइंटिस्ट, जिसने कहा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, अगर किसी ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म मोशन से चलना है, एक समान गति से चलना है, ठीक है, तो इस पे आपको बल लगाना पड़ेगा। कैसा? नियत, लगातार एक नियत बल लगाना पड़ेगा, ऐसा अरस्तु ने कहा। ध्यान रखना, फिर अपन जब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे तो ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी कि एक समान गति करवाने के लिए कि उस पे नियत बल लगाना पड़े। ठीक है, तो फाइनली एक बार स्टेटमेंट देख लेते हैं कि अरस्तु ने कहा क्या कि किसी भी एक वस्तु, किसी भी एक ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म मोशन अगर मेंटेन रखनी है तो कंटिन्यूअसली उस पर कांस्टेंट फोर्स लगाए रखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है, आगे देखते हैं इसको। उसके बाद में न्यूटन्स लॉ अपन पढ़ते हैं जिसमें पहले आता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक, जिसको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको अपन बोल सकते हैं गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोल सकते हैं, जो कि दिया किसने? गैलीलियो ने। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट ये क्या तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बोल दो इसको, या फिर गैलीलियोज इनर्शिया लॉ ऑफ इनर्शिया बोल दो। ठीक है, इनका स्टेटमेंट ये रहा कि फर्स्ट लॉ का या फिर लॉ ऑफ इनर्शिया का कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगा, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। क्लियर है? ठीक है, कि जब तक कि उस पर किसी भी वस्तु पर कोई बाह्य बल नहीं लगाएंगे तब तक वस्तु अगर स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में ही रहेगी, और अगर गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में ही रहेगी। ठीक है, ये था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन की गति का पहला नियम, या फिर गैलीलियो के जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अब यहां से कॉन्क्लूजन क्या निकला? इस न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से कॉन्क्लूजन ये निकला है, निष्कर्ष ये निकला है कि इसने बल को क्या किया है? परिभाषित किया है। बल को क्या किया? परिभाषित। तो एक क्वेश्चन बन सकता है कि न्यूटन की गति का पहला नियम बल को सिर्फ क्या कर सकता है? करता है, परिभाषित करता है। ठीक है, उसका परिमाण, उसकी विमा, ठीक है, उसका मात्रक कुछ नहीं दिया इसने, सिर्फ उसको बल को क्या किया है? परिभाषित किया है, डिफाइन किया है। इट डिफाइंस ओनली फोर्स। ठीक है, तो फिर डेफिनेशन ऑफ फोर्स की अगर अपन बात करें तो डेफिनेशन ऑफ फोर्स में अपन बोल सकते हैं यहाँ पर अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या बोलेंगे कि फोर्स इज ए, या फोर्स इज दैट फैक्टर ड्यू टू विच ऑब्जेक्ट चेंजेज इट्स स्टेट। ठीक है, या स्टेट, ऑब्जेक्ट की स्टेट का मतलब है रेस्ट या मोशन। ठीक, तो फोर्स इज ए फैक्टर ड्यू टू विच एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स स्टेट। ठीक है, कि बल वह कारक है जिसके कारण वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन करती है। ठीक है, या साधारण जनरल वे में ये बोल सकते हैं पुशिंग एंड पुलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना बल कहलाता है। तो ये अपने पास डेफिनेशंस देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें, देखो इसमें एक टर्म आई थी इनर्शिया। इनर्शिया के बारे में अगर अपन बात करें, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं जड़त्व। ठीक है, इनर्शिया, जड़त्व, ये क्या होता है? तो इनर्शिया इज द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये एक वस्तु का आंतरिक गुण होता है। तो इनर्शिया कोई एक भौतिक राशि अलग से नहीं है। This is not a physical quantity, this is only a property, internal property of an object। ठीक है, तो ये कोई भौतिक राशि नहीं है। चलो, अब इसकी अगर डेफिनेशन देखें तो फिर ये आंतरिक गुण, वस्तु का जो आंतरिक गुण है वो किस प्रकार का है उसकी बात करते हैं
कि यह वस्तु में पाया जाने वाला वह गुण है जिसके कारण वस्तु अपनी अवस्था में आने वाले परिवर्तन का क्या करती है, विरोध। अवस्था मैंने कहा स्थिर अवस्था या गतिशील अवस्था से रिलेटेड है। अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है और अगर उसको कोई मोशन में लाना चाह रहा है, गतिशील रखना चाह रहा है, कोई करना चाह रहा है, तो यहाँ पर अवस्था परिवर्तित हो रही है, तो उस चीज का विरोध होगा। किसके कारण, जड़त्व के कारण। या दूसरा उल्टा ले लो कि पहले से वस्तु गतिशील है और उसको कोई विराम अवस्था में लाना चाह रहा है, तो उस चीज का भी क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर अवस्था बदल रही है, विरोध होगा। किसके कारण, जड़त्व के कारण। क्लियर हो गया, ठीक है। तो इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच दैट ऑब्जेक्ट अपोजेज चेंज इन इट्स स्टेट। ठीक है, ये इनकी डेफिनेशंस होगी। अब बेसिकली अगर अपन बात करें, जो जड़त्व होता है वो जड़त्व समानुपाती होता है उस वस्तु के द्रव्यमान की। किसी वस्तु का जो जड़त्व होता है उस वस्तु के द्रव्यमान के क्या होता है, समानुपाती। इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब जो इनर्शिया है ओनली किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे। जड़त्व केवल द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ध्यान रखना। जड़त्व केवल किस पे निर्भर कर रहा है, द्रव्यमान पर। अगर वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होगा तो उसमें जड़त्व का गुण मतलब अपनी अवस्था में आने वाले परिवर्तन का विरोध करने का गुण क्या होगा, ज्यादा। तो यहां से हम क्लियरली कह सकते हैं कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट हैवियर है, एक वस्तु जिसका द्रव्यमान ज्यादा है, तो उसके अंदर जड़त्व का गुण भी क्या होगा, ज्यादा। तो उसकी अवस्था में परिवर्तन करने के में डिफिकल्टी भी क्या आएगी, ज्यादा। क्योंकि उसका जड़त्व ज्यादा है तो उसकी अवस्था परिवर्तन करने में डिफिकल्टी आएगी। अगर वस्तु का द्रव्यमान कम है, जड़त्व कम होगा, इसका मतलब उस वस्तु की अवस्था को हम आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं। मतलब स्थिर से गतिशील और गतिशील से स्थिर आसानी से लाया जा सकता है। तो ये हो गया जड़त्व के बारे में। अभी जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर कि जड़त्व एक वस्तु में पाया जाने वाला आंतरिक गुण है। ठीक है, ये कोई एक भौतिक राशि नहीं है। इट इज द ओनली इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दिस इज नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी। इट मीन्स अगर बात करें आपसे कि इसकी यूनिट और डायमेंशन क्या होगी, तो इसकी कोई भी यूनिट और ना कोई डायमेंशन होगी। ये मात्रकहीन और विमाहीन हो गया। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। फिर अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ इनर्शिया। तो टाइप ऑफ इनर्शिया की अगर अपन बात करें, इसके प्रकार की, तो यहाँ पर 3 प्रकार के इनर्शिया होते हैं। एक है अपने पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इसको हिंदी में बोल सकते हैं स्थिर जड़त्व। ठीक है, स्थिर जड़त्व। एक होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, जो जाएगा गतिशील जड़त्व। और एक तीसरा होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, दिशा जड़त्व। ठीक है, ये 3 प्रकार के जड़त्व होते हैं, जिसमें सबसे पहले अपन अगर इसकी बात करें, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, स्थिर जड़त्व। ठीक है, अगर स्थिर जड़त्व की अगर अपन यहाँ पर बात करें तो देखो, स्थिर जड़त्व क्या होगा कि कोई वस्तु अगर स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर ही रहना चाहेगी। अगर उसको कोई गतिशील करना चाह रहा है तो उसका अपोज करेगी। ये किस टाइप के में आएगा, स्थिर जड़त्व में। अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी। अगर उसको कोई मोशन में लाना चाह रहा है तो उसका क्या करेगी, अपोज। ये आएगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट में। एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें तो एक एग्जाम्पल जैसे अपन लेते हैं कि जैसे कोई एक ट्री है, जैसे अपन एप्पल ट्री मान लेते हैं, ठीक है ना, सेब का एक पेड़ है। अगर उसकी टहनियों पर सेब लगे हुए हैं, ठीक है, अगर उसकी टहनियों को हिलाया जाए, ठीक है, अगर उसकी टहनियों को जोर से हिलाया जाए, ठीक, तो क्या होगा, तो एप्पल क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। किस वजह से गिरा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण। कैसे कि जैसे ही टहनी पहले किस में है, रेस्ट में है, एप्पल भी किस में है, रेस्ट में है। ठीक है, अब अगर टहनी को हिलाया जाए
तो यहाँ पर टहनियाँ जो ब्रांचेज हैं पेड़ की, है ना, ट्री की जो ब्रांचेज हैं वो मोशन में है। अगर वो मोशन में है तो वो एप्पल को भी किस में, जो कि पहले रेस्ट में था, उसको मोशन में लाना चाहेंगे। लेकिन एप्पल अगर पहले रेस्ट में था तो अभी भी रेस्ट में रहना चाहेगा, लेकिन टहनियाँ उस एप्पल को मोशन में लाना चाह रही है, तो उस चीज़ का क्या करेगा वो अपोज, और उसका अपोज करने के लिए वो नीचे गिर जाएगा। इस प्रकार से एप्पल वो जो मतलब फल है वो पेड़ से अलग हो जाएगा। ठीक है। दूसरे केस में अगर अपन बात करें, जैसे एक बस है, बस में पैसेंजर बैठा है, ठीक है ना, बैठे हैं, चलो, उसके बाद में मान लो बस अचानक से चलना शुरू करती है, बस स्टार्ट सडनली चलना शुरू करती है, बस स्टार्ट मूव सडनली, ठीक है। तो जैसे ही बस अचानक से चलना शुरू करेगी तो उसमें बैठे जो पैसेंजर्स हैं उनको बैकवर्ड डायरेक्शन में धक्का सा लगेगा, ठीक है, वो पीछे की तरफ लीन करेंगे बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। किस प्रकार से, इसको भी आप समझ सकते हो। इसमें भी रीजन क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। कैसे भाई, बस रेस्ट में है, उसमें बैठा पैसेंजर भी रेस्ट में है, ठीक है। जैसे ही बस चलना शुरू करती है, बस मतलब मोशन में आ रही है, बस मोशन में आ रही है तो उसमें बैठे व्यक्ति को वो मोशन में लाना चाह रही है। पहले से व्यक्ति किस में था, रेस्ट में, लेकिन बस उसको किस में लाना चाह रही है, मोशन में। इसका मतलब जो पर्सन था, जो पैसेंजर था, वो रेस्ट में था तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, लेकिन बस उसको मोशन में लाना चाह रही है तो उसका वो करेगा अपोज उसमें, ठीक है। जड़ तो उसका क्या करेगा, अपोज करेगा, और उसका अपोज करने के लिए वो कहाँ जाएगा, पीछे की ओर। इसका मतलब इसमें भी क्या आएगा, स्थिर जड़त्व, कि रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। अगर उसको कोई मोशन में लाना चाह रहा है तो उसका अपोज। ये दोनों एग्जाम्पल में यही हो रहा है। और एग्जाम्पल की बात करें, जैसे घोड़े पे बैठा एक व्यक्ति, ठीक है, कि घोड़े पे कोई भी एक राइडर है और घोड़ा अचानक से चलना शुरू करता है तो उस पे जो बैठा राइडर है वो पीछे की ओर उसको धक्का लगेगा। वो सेम केस हो गया जो 2 नंबर एग्जाम्पल में अपन ने पढ़ा, बस वाला, ठीक है। फोर्थ केस में जैसे अपने पास कोई एक ग्लास है, ठीक है, ये अपने पास कोई एक ग्लास है और यहाँ पर कोई एक कार्डबोर्ड है, कोई भी एक गत्ता सा है, और इस गत्ते के ऊपर क्या रखा है, एक कॉइन रखा है, ठीक है। भाई ग्लास है, नीचे ये ग्लास है, इसके ऊपर एक कपबोर्ड है, ठीक है, और इसके ऊपर एक कॉइन रखा है। अब क्या करते हैं, मतलब ये बोर्ड है गत्ता, अब इस गत्ते को, इस कार्डबोर्ड को तेजी से खींचते हैं। अगर इसको तेजी से खींचेंगे तो जो इसके ऊपर यहाँ पे जो ये कॉइन रखा था वो इसके साथ ना जाके क्या होगा, इस ग्लास में गिर जाएगा। कैसे, देखो नीचे ग्लास है, उसके ऊपर ये गत्ता लगा हुआ है कार्डबोर्ड, और उसके ऊपर कॉइन है, ठीक है। अगर हम इस गत्ते को तेजी से खींचेंगे तो देखो पहले गत्ता और कॉइन दोनों रेस्ट में है, ठीक है, स्थिर अवस्था में। अब कपबोर्ड को तेजी से खींचा जा रहा है, कार्डबोर्ड को, ठीक है, इस गत्ते को, तो क्या होगा कि ये गत्ता मोशन में है, ठीक। अगर ये मोशन में है, जो कि कॉइन रेस्ट में था, उसको भी किस में लाना चाहेगा, मोशन में, लेकिन बिकॉज ऑफ इनर्शिया, जड़त्व के कारण वो उसका क्या करेगा, अपोज करेगा। रेस्ट में था कॉइन तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, ठीक है। उसका अपोज करने के लिए वो इस कार्डबोर्ड के साथ ना जाके वो क्या करेगा, जैसे ही इस तरह से पास करेगा कार्डबोर्ड, जो कॉइन होगा वो ग्लास में गिर जाएगा, ठीक है। फिफ्थ केस में अपन जैसे ब्लैंकेट, एक ब्लैंकेट में आप जानते हो कंबल में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल होते हैं, ठीक है ना। चलो, तो अगर उन डस्ट पार्टिकल को अलग करना है, ठीक है, कंबल है, एक ब्लैंकेट है, उसमें डस्ट पार्टिकल है और उन डस्ट पार्टिकल को अलग करना है, तो अपन क्या कर सकते हैं कि अपन उसको झड़काते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं कि डंडे से उसको पीटते हैं, ठीक है, ताकि वो डस्ट पार्टिकल उससे अलग हो जाए, और होते भी हैं। अगर अपन झड़काते हैं तो भी यहाँ पर डस्ट पार्टिकल उस ब्लैंकेट से अलग होंगे, और अगर डंडे से पीटा जाए तो भी जो डस्ट पार्टिकल है वो ब्लैंकेट से अलग हो जाते हैं, ठीक। कैसे, तो देखो मान लो जैसे ब्लैंकेट है, उसके अंदर डस्ट पार्टिकल है, सब रेस्ट में है, और जैसे ही मान लो उसको अपन झड़का रहे हैं, ठीक है, या फिर डंडे से पीट रहे हैं, तो ब्लैंकेट किस में आ रहा है, मोशन में। ब्लैंकेट मोशन में आ रहा है तो डस्ट पार्टिकल उसमें जो रेस्ट में था वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, लेकिन ब्लैंकेट उस डस्ट पार्टिकल को किस में लाना चाह रहा है, मोशन में। लेकिन वो डस्ट पार्टिकल है, रेस्ट में था, रेस्ट में ही रहना चाहेगा, ठीक है। और उस चीज का अपोज करने के लिए क्या करेगा, वो ब्लैंकेट से अलग हो जाएगा, क्योंकि ब्लैंकेट तो मोशन में है, ठीक है, तो उससे अलग हो जाएगा। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट के, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल हो गए अपने पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट के, ओके। नेक्स्ट अपन देखते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन।
ठीक है, गतिशील जड़त्व, इनर्शिया ऑफ मोशन के, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो ऑब्जेक्ट मोशन में ही रहना चाहेगा, ठीक है। अगर उसको कोई रेस्ट में लाना चाह रहा है तो उसका क्या करेगा, अपोज करेगा। क्लियर हो गया। इसका एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें तो एक एग्जाम्पल जैसे इसमें बस का उठाया था, यहाँ पे भी ले लेते हैं कि एक बस है, ठीक है, उसमें पैसेंजर बैठे हुए हैं और बस ऑलरेडी स्ट्रेट लाइन पर यूनिफॉर्म मोशन से चल रही है, ठीक है, चल रही है, ओके। अब अचानक से अगर ब्रेक पर बस पर ब्रेक लगाए जाएं तो उसमें जो पैसेंजर बैठे हैं वो आगे की तरफ लीन करेंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे। उनको धक्का कहाँ लगेगा, आगे की ओर। किस वजह से, उसको भी समझ सकते हैं एक बार कि बस है मोशन में तो उसमें बैठा जो पैसेंजर है वो भी किस में होगा, मोशन में होगा, ठीक है। अब जैसे ही ब्रेक लगाएंगे बस की, भाई बस मोशन में थी, रेस्ट में आना चाह रही है तो, लेकिन उसमें बैठा पैसेंजर मोशन में था तो मोशन में ही रहना चाहेगा, लेकिन बस उसको किस में ला रही है, रेस्ट में। तो बिकॉज ऑफ इनर्शिया के कारण, जड़त्व के कारण उस चीज का वो जो पैसेंजर है अपोज करेगा तो वो क्या रहेगा, मोशन में ही रहना चाहेगा तो वो क्या करेगा, आगे जाके गिरेगा, ठीक है। इस प्रकार से ये गतिशील जड़त्व हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मूविंग बस है और गेट के किनारे पर एक व्यक्ति खड़ा है और उसको चलती हुई बस में अगर वो जंप करता है तो उसके आगे गिरने की संभावना, आगे की ओर गिरने की संभावना बन जाती है, वो आगे की ओर गिर सकता है, ठीक है। कैसे क्लियर हो रहा है ये चीज़ कि वही सेम, अगर जैसे इस तरह से बस चल रही है और इसमें बैठा व्यक्ति है, अगर आगे की तरफ कूदता है तो बस के साथ में भाई जो पर्सन जो अलग हो रहा है, कूद रहा है, उसकी जो गतिशील जो है बस के साथ वो भी आगे की ओर गतिशील है, ठीक है। तो जड़त्व के कारण वो गतिशील है तो गतिशील ही रहना चाहेगा, लेकिन वो कूद इस तरह से रहा, लेकिन इस प्रकार से वो उसके गिरने की संभावना क्या हो जाएगी, ज़्यादा, ठीक है, ओके। तीसरा इसका टाइप है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, दिशा जड़त्व। दिशा जड़त्व में भी एक एग्जाम, दिशा जड़त्व में क्या होगा कि इसमें ऑब्जेक्ट, अगर यहां पर ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज करेगी तो उस चीज का क्या होगा, अपोज होगा, ठीक है। डायरेक्शन अगर चेंज होगी तो उसका क्या होगा, अपोज होगा। एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें तो सेम एग्जाम्पल, बस में बैठा कोई भी एक पैसेंजर है, अगर वो स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, अगर कहीं पे टर्न आता है तो वो टर्न में जैसे ही वो टर्न करेगा तो उसमें, जैसे बस इधर टर्न कर रही है तो उसमें बैठा जो पैसेंजर है उसको आउटवर्ड, बाहर की तरफ क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। दैट इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया, क्योंकि वहां पर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है तो उस डायरेक्शन का अपोज करने के लिए, क्योंकि ये चाहेगा कि डायरेक्शन चेंज ना हो, अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो उसका अपोज होगा, उसका अपोज करने के लिए बाहर की तरफ इस पर फोर्स लग रहा है, ठीक है। इसमें एक और एग्जांपल देख सकते हैं दिशा जड़त्व में, जैसे कोई भी एक व्हीकल है, उसके टायर पे जैसे कीचड़ लगा हुआ है और व्हीकल चल रहा है, तो अपन देखते हैं कि जो कीचड़ है, ठीक है ना, कीचड़ जो है वो बाहर की तरफ क्या करता है, बाहर की तरफ गिरता है, ठीक है, इसीलिए उस पर मडगार्ड वगैरह लगे हुए होते हैं। तो ध्यान रखना है कि 4-5 एग्जाम्पल अपन इसमें देखे, 2 एग्जाम्पल इसमें हो गए और 2 एग्जाम्पल इसमें हो गए, ठीक है। तो ये सब हो गए अपने पास टाइप्स ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है और टाइप्स ऑफ इनर्शिया के बारे में पढ़ा। तो ये कंप्लीटली हुआ अपना न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जो कि फोर्स को क्या करता है, डिफाइन करता है ओनली, लेकिन उसके मैग्नीट्यूड, उसकी यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में कुछ नहीं बताता, ठीक है। इसके बाद अपन मूव करते हैं न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ में आते हैं अपन, न्यूटन की गति का दूसरा नियम। तो देखो न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या बोलता है वो समझते हैं अपन। मान लो एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है m, और अगर इस पे कुछ फोर्स, एक्सटर्नली फोर्स हमने लगाया कितना F, इसकी कुछ भी वेलोसिटी है किसी इंस्टेंट पे मान लो v, ठीक है। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये स्टेटमेंट देता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगाया गया एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है ना, हमेशा इक्वल होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगाया गया एक्सटर्नल फोर्स हमेशा किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मींस लिमिट
t टेंड टू 0, या सीधा लिख सकते हैं डेल्टा p अपॉन में डेल्टा t, ठीक है, या फिर लिख सकते हैं dp अपॉन में dt, ठीक है। तो यहां से क्लियर है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल फोर्स किसके इक्वल होता है, उस ऑब्जेक्ट के रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो अब अपन आगे जानते हैं लीनियर मोमेंटम p इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। एक इंस्टेंट पे मान लेते हैं उसकी वेलोसिटी कितनी है v, तो f एक्सटर्नल इज इक्वल टू d, वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं d अपॉन में dt, दिस इज dp वेक्टर p को क्या लिख सकते हैं mv वेक्टर, ठीक है ना। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, मास है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। यहां से अगर इसको एक बार दोनों को एक बार वेरिएबल मानते हुए कि इसको एक ये भी वेरिएबल और ये भी वेरिएबल मानते हुए अगर इसको लिखा जाए तो इसकी फॉर्म क्या लिख सकते हैं, f एक्सटर्नल इज इक्वल टू, अगर यहाँ पर एक बार मैं मास को कांस्टेंट मानूं तो मास कांस्टेंट रह जाएगा, तो ये बन जाएगा dv वेक्टर अपॉन में क्या जाएगा dt, एंड प्लस अब क्या करते हैं भाई, वेलोसिटी को कांस्टेंट ले लेंगे, v वेक्टर दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dm अपॉन v वेक्टर इनटू dm अपॉन में dt। तो ये हो गई इसकी एक तरह से जनरल फॉर्म बोल सकते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। हाँ, ये भी क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की इक्वेशन होगी, और ये भी एक न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की एक इक्वेशन होगी। बेसिकली इसको जनरल फॉर्म बोल दिया जाता है, ठीक है। तो न्यूटन की गति का जो दूसरा नियम है वो क्या कहता है कि किसी वस्तु पर लगाया गया जो बाह्य बल होता है वो हमेशा उस वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। F एक्सटर्नल इज इक्वल टू dp अपॉन में dt, रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर, ठीक है। ये स्टेटमेंट दिया गया, ठीक है। तो यहां से अपन देख सकते हैं, फिर p की जगह रख सकते हैं mv, और उसको फिर जब एक बार डिफरेंशिएट किया दोनों को वेरिएबल मानते हुए तो अपने पास इस तरह से जनरल फॉर्म आ जाएगी। अब इस जनरल फॉर्म के अपन आगे दो कंडीशन देख सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन, यहां से अपन दो कंडीशन बना सकते हैं, जिसमें फर्स्ट कंडीशन अपने पास क्या है, इफ यदि अगर यहां से एक कंडीशन ले लूं कि उस ऑब्जेक्ट का, मान लो किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी v थी ना, तो उस ऑब्जेक्ट का मास अगर m कांस्टेंट ले लिया जाए, एक बार मान लें ऑब्जेक्ट का मास वेरिएबल नहीं है, ऑब्जेक्ट का मास क्या है, कांस्टेंट है। अगर ऑब्जेक्ट का मास कांस्टेंट होगा तो आपको पता है dm बाई dt क्या लिख सकते हैं, 0, और dm बाई dt इस इक्वेशन से देखो dm बाई dt अगर 0 हो गया तो F एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या बचेगा, m dv अपॉन dt, और dv अपॉन dt को लिख सकते हैं अपन एक्सेलरेशन, ठीक है। तो F वेक्टर इज इक्वल टू हो गया m a वेक्टर। तो ये F एक्सटर्नल इज इक्वल टू एम ए वेक्टर, ये कंडीशन कब बनेगी, जब ऑब्जेक्ट का मास अपन क्या लेके चलेंगे, कांस्टेंट। तो नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज F इज इक्वल टू एम ए। तो ये न्यूटन के सेकंड लॉ की फॉर्म, एक फॉर्म डायरेक्टली नहीं बोल सकते, ये फॉर्म नहीं है, फॉर्म तो ये है, ये तो एक स्पेशल कंडीशन पे बनी एक फॉर्म है, ठीक है। ये स्पेशल कंडीशन कब आई, जब ऑब्जेक्ट का मास क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू एम ए वेक्टर, एम इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। और यहां से अपन ये चीज क्लियर है कि अगर हम किसी भी इंस्टेंट पर बात करें, अगर किसी इंस्टेंट पर फोर्स की डायरेक्शन जिधर होगी उस इंस्टेंट पर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी वही होगी, क्योंकि फोर्स और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में रहेंगे। जिस तरफ फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा, एक्सेलरेशन, किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे भी, ठीक है। हमेशा फोर्स और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम, ठीक है। ये फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस में अगर अपन बात करें, ठीक है, सेकंड केस में अगर अपन यहां से बात करें तो सेकंड केस क्या लगा सकते हैं, इफ वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट, वेलोसिटी को कांस्टेंट मान लो। एक बार हम मान लेते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का मास तो वेरी कर रहा है लेकिन वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। तो उस कंडीशन में देखो, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो आपको पता है dv वेक्टर अपॉन dt को क्या लिख सकते हैं अपन, 0, ठीक है। अगर dv अपॉन dt अगर यहाँ 0 हो गया तो यहाँ से देख सकते हो dv अपॉन dt 0, तो ये टर्म तो बचेगी ना। तो f वेक्टर, f एक्सटर्नल कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू v वेक्टर, और ये क्या आ जाएगा, dm अपॉन में dt, ये टर्म बन जाएगा।
तो ये फॉर्मूला अपना कब लगेगा, ये फॉर्मूला जब लगेगा जब वेलोसिटी तो कांस्टेंट हो लेकिन मास क्या कर रहा हो, वेरी। और ऐसा कहाँ कहाँ होता है, तो एग्जांपल बता सकते हैं, कन्वेयर बेल्ट में ऐसा होता है, रॉकेट प्रोपल्शन में ऐसा होता है, कन्वेयर बेल्ट, ठीक है, और रॉकेट अनुनोदन या नोदन बोल दो, रॉकेट नोदन, ठीक है, और कन्वेयर बेल्ट में ऐसा ही होता है, वहां पर मास क्या करता है, वेरी करता है, और वेलोसिटी क्या लेके चलते हैं, कांस्टेंट, ठीक है। अब यहां से एक चीज देख सकते हैं, अगर दोनों ही कांस्टेंट हो, एक मान लो ऑब्जेक्ट का मास भी कांस्टेंट है और वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, अगर मास कांस्टेंट है और वेलोसिटी भी क्या है, कांस्टेंट, तो तीसरी कंडीशन बना सकते हैं बेसिकली, ठीक है, m क्या है, कांस्टेंट, और वेलोसिटी भी क्या है, कांस्टेंट, तो आपको पता है dm/dt भी यहाँ 0 होगा और dv/dt भी क्या होगा, 0। तो यहां से देख सकते हो उस कंडीशन में एक्सटर्नल फोर्स ऑब्जेक्ट पे कितना लगेगा, 0 लगेगा, ठीक है, तीसरी कंडीशन बना सकते हैं अपन, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है कि न्यूटन सेकंड लॉ है ये अपने सामने, ठीक है। इस पे कुछ और पॉइंट्स की बात करते हैं, ये इक्वेशंस आपको ध्यान रखनी है, ठीक। न्यूटन सेकंड लॉ से रिलेटेड एक पॉइंट है अपने पास, जैसे एक दो पॉइंट की अपन बात करते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था न्यूटन फर्स्ट लॉ, फोर्स को सिर्फ क्या करता है, डिफाइन करता है, बल को परिभाषित करता है, लेकिन उसका परिमाण, उसके मात्रक, विमा के बारे में कोई ज्ञान नहीं देता। लेकिन न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो फोर्स को डिफाइन भी कर रहा है, परिभाषित भी कर रहा है, उसका मैग्नीट्यूड भी दे रहा है, क्योंकि यहां से हम फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, साथ में उसका क्या दे रहा है, यूनिट भी निकाल सकते हैं और डायमेंशन भी निकाल सकते हैं, सब कुछ निकाल सकते हैं। इसका मतलब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन की गति का दूसरा नियम, बल को परिभाषित करता है, बल का परिमाण देता है, उसके मात्रक और विमा के बारे में बताता है, ठीक है। ये पॉइंट आपको क्लियर रहना चाहिए, सारी जानकारी मिलती है अपने को न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, ठीक है। दूसरा पॉइंट यह है कि न्यूटन की गति का दूसरा नियम है, उसको वास्तविक नियम कहा जाता है, रियल लॉ ऑफ नेचर या रियल लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ, ठीक है, इसको कहा जाता है रियल लॉ। रियल लॉ क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी हेल्प से हम फर्स्ट लॉ को भी, न्यूटन के जो फर्स्ट लॉ है उसको भी डिफाइन कर सकते हैं, और न्यूटन का जो थर्ड लॉ आएगा उसको भी अपन डिफाइन कर सकते हैं। इस सेकंड लॉ की हेल्प से फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ को अपन डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है रियल लॉ, ठीक है। न्यूटन के सेकंड लॉ को रियल लॉ बोलते हैं अपन, ठीक है। अब ये फर्स्ट लॉ को कैसे डिफाइन कर रहा है उसको भी समझा देते हैं। इसके लिए आपको फर्स्ट लॉ, आपको एक बार मैं रिवाइज कराता हूँ। फर्स्ट लॉ आपको सबको पता है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, जब तक कि कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। चलो देखते हैं, ठीक है, याद रखना इस पॉइंट को, देखते हैं। तो हमारे पास देखो ये इक्वेशन थी, एक बार मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट, एक बार कंडीशन लेके चल रहे हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। किससे चल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है, वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट है और ऑब्जेक्ट का मास क्या है, कांस्टेंट है ही, ठीक है। अगर ऐसा है, बेसिकली ऑब्जेक्ट का मास जनरली क्या रहता है, कांस्टेंट ही रहता है, ठीक है। कुछ केसेस में नहीं रहता, जैसे कि कन्वेयर बेल्ट बताया आपको, ठीक है ना, रॉकेट अनुनोदन बताया, रॉकेट प्रोपल्शन, ठीक है। तो यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मास कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। अगर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हम जानते हैं एक्सेलरेशन होता है dv वेक्टर अपॉन में dt। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो dv अपॉन dt कितना आएगा, 0। तो एक्सेलरेशन मतलब कितना हो गया, 0। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो हमने पढ़ा है कि f वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ma वेक्टर लिख सकते हैं, ठीक है। f वेक्टर इज इक्वल टू ma, जब मास कांस्टेंट हो तो, ठीक है। और f वेक्टर इज इक्वल टू m, कुछ ना कुछ होगा, लेकिन m तो कुछ है, लेकिन एक्सेलरेशन कितना है, 0। इसका मतलब f वेक्टर अपने पास कितना आ गया, 0। इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन 0 है तो उस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स भी कितना होगा, एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा, 0। एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा, 0। तो अब यहां से, ठीक है, तो यहां से आप क्या करो, इसका रिवर्स देखो। यहां से, यहां मैंने देखा कि अगर
कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसका मतलब उस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, 0। अब इसका उल्टा बोल दो ना कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स अगर 0 है, कुल बाह्य बल है ना, कुल बाह्य बल कितना है, 0, तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। ठीक है, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा मतलब अगर वो पहले से रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, अगर पहले से जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसी वेलोसिटी से मूव करेगा। ये तो वही बात होगी कि रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा और मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। कब? जब तक कि बाह्य एक्सटर्नल फोर्स मतलब बाह्य बल ना लगाया जाए। यही तो क्या था, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या कहा। यहाँ से अपन देख सकते हैं, यहाँ से अपन ने कैलकुलेट किया कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हमारे पास क्या निकल के आया कि उस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा, 0। अब इसको उल्टा बोल लो कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स अगर 0 है तो वो ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। कांस्टेंट वेलोसिटी होना मतलब रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और जिस वेलोसिटी से अगर मान लो मूव कर रहा था तो उसी वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। ये तो वही बात होगी जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में पढ़ा था कि रेस्ट में है तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही रहेगा और मोशन में है तो ऑब्जेक्ट उसी वेलोसिटी से मोशन में रहेगा जब तक कि कोई उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए। इसका मतलब यहाँ से न्यूटन के सेकेंड लॉ से फर्स्ट लॉ क्लियर हो रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से अपन थर्ड लॉ को क्लियर करेंगे कर सकते हैं, और इसीलिए इसको कहा जाता है सेकंड लॉ को रियल लॉ। ठीक है, नेक्स्ट अपन अपने टॉपिक पे चलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। रेखीय संवेग संरक्षण, ठीक है, ठीक है, रेखीय संवेग संरक्षण देखते हैं, इसको समझते हैं। लीनियर मोमेंटम रेखीय संवेग होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का रेखीय संवेग क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट का मास इनटू इट्स वेलोसिटी, P इक्वल टू होता है mv। ठीक है, अब यहां पर अगर अपन बात करें कि एक बार कंडीशन ले लेते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट पर, क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ से हम ये जानते हैं कि F एक्सटर्नल इज इक्वल टू dp अपॉन में dt या डेल्टा p अपॉन में डेल्टा t, ये जानते हैं। इसका एक बार कंडीशन ले लेते हैं, इफ एक बार कंडीशन लगाते हैं यदि उस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स कितना है, 0। उस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स कितना है, 0। ये यहां पुटअप कर दो, ये 0 इज इक्वल टू क्या बचा, डेल्टा p अपॉन में डेल्टा t, या फिर सिंपली ये लिख सकते हैं कि dp वेक्टर अपॉन में dt। अब सिंपल सी बात है कि dp अपॉन dt ये 0 के बराबर आ रहा है। ये कब आ सकता है, ये तभी आ सकता है, ये इंप्लाइज कर रहा है कि p वेक्टर हमारा क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि p कांस्टेंट होगा तभी ये क्या आएगा, 0। p क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, P का वैल्यू कांस्टेंट होना मतलब मोमेंटम यहां पर कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब क्या है कि जो वैल्यू P की इनिशियली थी वही वैल्यू P की क्या होगी, फाइनली होगी। मतलब Pi इज इक्वल टू क्या होगा, Pf। इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब निकला है कि यहां पर हमारे पास जो लीनियर मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो क्या रहेगा, कंजर्व। जो इनिशियली था वही क्या होगा, फाइनली। तो यहां से हम कह सकते हैं कि रेखीय संवेग तभी संरक्षित होगा जब वस्तु पे लगने वाला कुल बल कितना हो, 0। ठीक है, जब वस्तु पे लगने वाला कुल बल अगर 0 होगा तो उस वस्तु का रेखीय संवेग क्या होगा, 0, सॉरी संरक्षित होगा। तो हम कह सकते हैं कि इफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट इज 0, ठीक है, देन लीनियर मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड। इसको, इस कंसेप्ट का को दिमाग में बैठा के रखना है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला या किसी भी सिस्टम में नेट फोर्स कितना है, 0, तो उस सिस्टम का लीनियर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व्ड होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब हम एक बार इस पॉइंट पे बात करेंगे, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में एक पॉइंट की बात करी थी, क्या, अरस्तु फॉलेसी, मतलब अरस्तु का जो फॉल्स स्टेटमेंट था उसके बारे में। ठीक है, उसने कहा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर यूनिफॉर्म मोशन से चलना है
तो उस पे कॉन्टिन्यूअसली कांस्टेंट फोर्स आपको लगाना पड़ेगा, ये कहा था। लेकिन यहां तो गलत हो गया, क्योंकि अभी हमने देखा अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर किसी ऑब्जेक्ट पे अगर जीरो है, मतलब हम वस्तु पर कोई बाह्य बल नहीं लगा रहे, ठीक है, नहीं लगा रहे, तो हम देख रहे हैं कि इस केस में एक्सेलरेशन भी, आप जब नेट ऑब्जेक्ट पे नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो ऑब्वियसली उसका एक्सेलरेशन भी कितना होगा, जीरो होगा। क्लियर है। और एक्सेलरेशन को अपन लिख सकते हैं क्या, बेसिकली dv/dt इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये कब आ सकता है, ये तभी आ सकता है जब वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी, कांस्टेंट। तो यहां से क्या क्लियर हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि ऑब्जेक्ट तभी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा जब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो, नहीं लग रहा, जब किसी एक्सटर्नल फोर्स लगना ही नहीं चाहिए तभी ऑब्जेक्ट क्या करेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। यानी एक्सटर्नल फोर्स लग सकता है लेकिन नेट एक्सटर्नल फोर्स कितने होंगे, जीरो। टोटल नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना होना चाहिए, जीरो। तो ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। इसका मतलब अरस्तु का जो ये स्टेटमेंट आया था कि इसको अगर कांस्टेंट वेलोसिटी यूनिफॉर्म मोशन से या कांस्टेंट वेलोसिटी से चलना है तो कॉन्टिन्यूअसली इस पे कांस्टेंट फोर्स लगाना पड़ेगा। नहीं भाई, नहीं लगाना पड़ेगा अगर इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाना है तो ये सही है। इसलिए अरस्तु का वो फॉल्स स्टेटमेंट था। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब एक बार अपन थोड़ा सा एक बार फोर्स के यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने देखा फोर्स F इक्वल टू हमारे पास निकल के आया ma वेक्टर। तो यहाँ से हम देख सकते हैं फोर्स की जो यूनिट होगी, ठीक है, जिसको हम बेसिकली MKS में अगर अपन बात करें, MKS यूनिट यहाँ से हो जाएगी क्या, kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बेसिकली इसी को अपन क्या बोल देते हैं, न्यूटन, n से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, अगर इसकी हम CGS यूनिट की बात करें, CGS यूनिट हो जाएगी ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, जिसको बेसिकली अपन क्या बोल देते हैं, डाइन, डी से लिख देते हैं। ठीक है, अब अगर यहाँ से और इसकी अगर अपन बात करें, इसकी अनदर फॉर्म MKS में ही बोल सकते हैं, अनदर फॉर्म और अगर बात करें तो इसको और यूनिट बन सकती है kg वेट। क्या बन सकती है, kg वेट। हिंदी में लिख सकते हैं किलोग्राम या किग्रा, किलोग्राम भार, क्या बोल सकते हैं, kg वेट या किग्रा भार। ठीक है, या फिर और क्या बोल सकते हैं, और लिख सकते हैं इसको kgf, सिंपल kgf भी लिख सकते हैं। kgf मतलब किलोग्राम फोर्स, kgf क्या हो गया, किलोग्राम फोर्स। सिमिलरली CGS में अगर इसी को देखा जाए तो क्या लिख सकते हैं, ग्राम भार लिख सकते हैं, दैट इज ग्राम वेट, GWT, ग्राम वेट। ठीक है, ग्राम भार। या फिर लिख सकते हैं GF मतलब ग्राम फोर्स। ठीक है, ग्राम बल। ठीक है, तो इस तरह से इनका रिप्रेजेंटेशन है, इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद में अगर अपन बात करें कि यहाँ पर इनके बीच में रिलेशनशिप की बात कर दें तो आपको ध्यान रखना है 1 न्यूटन होता है 10⁵ डाइन के इक्वल होता है, तो ये ध्यान रखना है। जनरली kg वेट का भी आपको ध्यान रखना है कि 1 kg वेट, जो 1 kg वेट होता है 1 किग्रा भार, या फिर इसको और क्या लिख सकते हैं, 1 kgf, 1 किग्रा फोर्स। एक ही बात है, 1 kg वेट या 1 kgf। ठीक है, किग्रा बल। ठीक है, kgf ये होता है भाई कितने न्यूटन के इक्वल होता है, ये होता है 9.8 न्यूटन, ये अप्रोक्सीमेटली अपन 10 लेके चल लेंगे, वो तो 10 न्यूटन के इक्वल। ठीक है, या फिर अगर अपन बात करें कि 1 ग्राम वेट या 1 ग्राम फोर्स किसके बराबर होता है, ये होता है 980 डाइन के इक्वल होता है, डी। ठीक है, तो ये बेसिकली एक बार यूनिट है, थोड़ा अपने को याद होना चाहिए, है ना। चलो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, यहीं फिनिश करते हैं। कल अपन पढ़ेंगे इससे आगे इम्पल्स के बारे में। ठीक है, आवेग जिसको हिंदी में बोलते हैं। चलो अपन कल पढ़ेंगे इसके बारे में। थैंक यू सो मच।